बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हमारा जो आज का लेक्चर होगा ये 27th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 का। और आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं 33rd चैप्टर। और ये दो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो हमारे रह गए हैं, ठीक है। और एक आधे लेक्चर में ये एक आधा लेक्चर और होगा तो ये खत्म हो जाएंगे, सारा सिलेबस खत्म हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, ऐसे सर्किट जिनमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सिमिलर चीजें, सेम सब कुछ एक ही जैसा ही है, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पता हो कि अल्टरनेटिंग करंट हम किसको कहते हैं। The electric current which periodically reverses direction and changes its magnitude continuously। यानी अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है जो अपनी डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करता रहे मुसलसल, और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहे, क्योंकि वो साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। आगे ये बिल्कुल लेक्चर नोट्स ऐसे मैंने बनाए हैं जो आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ circuit elements and a power source that provides an alternating voltage। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है हम इस चैप्टर में डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। दिस टाइम वेरिंग वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो हम यानी इस जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है हम इसको डिस्क्राइब किया करेंगे डेल्टा वी, स्मॉल वी, और ये इटैलिक भी है, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी मैक्सिमम। ये असल में डेल्टा वी मैक्सिमम है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर ही है, ठीक है। जैसे हम करंट पढ़ेंगे तो वहां पे आई मैक्सिमम आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इसके बराबर है। तो डेल्टा वी मैक्सिमम इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सोर्स मतलब बैटरी, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज को हम कहते हैं कि ये सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड है। और इसकी जो एसी सोर्सेज के हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। जनरेटर से हम ले लेते हैं, हमें आउटपुट जो मिलती है एसी सोर्स की, जनरेटर हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स हो सकते हैं। बेटा यहाँ पे ये जो राइट साइड पे ये फिगर है, ये फिगर ये बता रही है कि ये साइन का फंक्शन होता है, साइनोसाइडल वेव है, और इस दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्ट के बीच में जितना फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और ये इसका जो टाइम पीरियड है, यानी एक पूरी वेव जितने टाइम में एक पॉइंट से पास आउट हो जाए उसे कहते हैं कि वो उस वेव का टाइम पीरियड है। ये डेल्टा वी मैक्सिमम मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है। ये सारी बातें आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन के कोर्स में क्योंकि वो है वेव्स के बारे में जो चैप्टर आपका कोर्स है, तो वहां पे आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे वो ऑसिलेट करती हैं, कैसे वो रेजोनेट करती हैं, ये सारी चीजें आपने वहां पे डिस्कस की हुई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। अच्छा, तो उसके बाद है कि आउटपुट वोल्टेज जो है ऑफ एन एसी सोर्स साइनोसाइडली वेरी करती है टाइम के साथ साथ। और इसमें जो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल जो है वो उसे जो पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। और इसी तरह जो करंट है, current in any circuit driven by an AC source is an alternating current that also varies sinusoidally with time, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, वो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, तो इसलिए उसे हम 2 पाई/t भी कह लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अब हमने ये देखना है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो रजिस्टर इन एन एसी सर्किट है। एसी सर्किट में अगर कोई रजिस्टर लगा हो तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज कैसे ड्रॉप होती है, पावर कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ ये जो राइट साइड पे ये जो फिगर दी हुई है, इस फिगर को हम देख के आगे चलते हैं। यहाँ पे इस फिगर को मैं आपको दूं कि ये जो है ये बैटरी असल में लगी हुई है। बैटरी क्या है, बैटरी क्योंकि डीसी में हम बैटरी लगाते हैं, और यहाँ पे ये जो सिग्नल है, ये जो आपके पास सिग्नल दिया हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये सिग्नल है, तो ये शो कर रहा है, ये सोर्स को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, और उसके साथ ऊपर अगर आप देखें एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करें डेल्टा वी, ये स्मॉल वी, ये आपने ध्यान में रखना है। जो सबस्क्रिप्ट में जो आर है, इसका मतलब है आर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, आर के अक्रॉस सॉरी जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे आप एमीटर का एक तार लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, तो आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, किसी भी टाइम पे जो किरचॉफ्स रूल आपने पढ़ा हुआ है, एफएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मे भी आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 के कोर्स में भी पढ़ा हुआ है। वो क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल है सोर्स का, वो बराबर होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच या अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स। यहाँ पे सर्किट एलिमेंट क्या है, सिर्फ रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये कि जो टोटल है, टोटल डेल्टा वी स्मॉल, ये जो है ये बराबर होगा वो वोल्टेज जो इस रजिस्टर के अक्रॉस है। ठीक है, अगर हम इस टोटल में से ये भी टोटल ही हो गई ना, फिर तो ये माइनस करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे डेल्टा वी आर जो है रजिस्टर के अक्रॉस, वो उसको आई आर आर लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ, ये ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए ये लिखा हुआ डेल्टा वी माइनस आई आर, आर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको रीअरेंज करें इस एक्सप्रेशन को, और जो डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी जो है फॉर स्मॉल डेल्टा वी, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, तो अगर हम ये वैल्यू यूज करें वहां पे स्मॉल वी की जगह पे हम लिख लें डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जैसे आपने ये पिछले यहाँ पे ये रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन असल में वहां पे यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे डेल्टा वी स्मॉल लिखा हुआ वहां पे डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे करें तो हमारे पास जो आई आर रीअरेंज का मतलब है कुछ टर्म्स राइट साइड पे चली गई और कुछ लेफ्ट पे चली गई और कुछ डिनोमिनेटर में चली गई। आई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये डेल्टा वी जो ये स्मॉल वी है ओवर आर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ये डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर असल में है, तो आपको पता है कि ये ओम्स लॉ से आया है, और डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर आर साइन ओमेगा टी इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर आर, ये जो है फिर मैं कहूंगा ये ओम्स लॉ से है, ये बराबर होता है आई मैक्सिमम के, करंट मैक्सिमम करंट के, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब अगर ये जो पिछली इक्वेशन थी जो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ यहाँ पे हमने जो स्मॉल वी जो सोर्स की वोल्टेज है वो हम मेजर वो हमें पता चल रही थी कि वो डेल्टा वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के बराबर है। अगर हमने यही रिलेशन करंट के लिए लिखना हो तो यहाँ पे डेल्टा आई आ जाएगा और यहाँ पे आई मैक्सिमम आ जाएगा, बाकी रिलेशन वैसे का वैसा रहेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन जो है मैक्सिमम करंट के लिए है। जब आपसे कहा जाए कि करंट फाइंड करें इन अ रजिस्टर तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना होगा, अगर आपने वोल्टेज मेजर करनी है तो वो आपने पिछले वाला फार्मूला लगाना होगा। तो जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट किसके बराबर किसकी जगह पे हमने लिखा है डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर आर। ठीक है, तो इसको फिर आगे ये मेंशन कर दिया कि डेल्टा जो मैक्सिमम करंट है हम उसको डेल्टा वी मैक्सिमम ओवर आर के बराबर ले रहे हैं।
ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो इक्वेशन वन हम देख रहे थे, अगर हमें ये कहा जाए कि आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड करनी है किसके अक्रॉस, अक्रॉस द रेजिस्टर, तो फिर हमने क्या करना है, वो वही आपने ओम से लॉ लगाना है, डेल्टा वी स्मॉल आर इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, और ये आ जाएगा आपके पास आई मैक्सिमम, आई की जगह पे हमने ये देखो ना आई आर, हमने इक्वेशन वन से देखे स्मॉल आई आर किसके बराबर है, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई मैक्सिमम इंटू आर, आई आर जो स्मॉल इसकी जगह पे आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिख दिया, और आर आर ही आ गया। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये एक प्लॉट हमें दिखाया गया है, ये प्लॉट हमें क्या बताता है कि अब हमने ये देखा इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री से कि दोनों जो करंट है वो भी और जो वोल्टेज है वो भी दोनों साइन का फंक्शन है, साइनोसाइडल वेव्स है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आर से मल्टीप्लाई भी हमने करना है जितनी उसके रेजिस्टर के रेजिस्टेंस है, तो आई मैक्सिमम, ये दो साइनोसाइड, आप यही समझे कि दो साइनोसाइडल वेव्स बनाई हुई हैं, और एक वी मैक्सिमम के लिए बनाई हुई है और दूसरी आई मैक्सिमम के लिए बनाई हुई है। हमने ये देखा कि दोनों का एंगल जो है वो ओमेगा टी है, इसमें इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, यानी जब आपने ये वोल्टेज के लिए पढ़ा, वोल्टेज के लिए भी ये साइन ओमेगा टी है और करंट के लिए भी ये साइन ओमेगा टी है, मतलब इनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहेंगे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं फाइ से, अगर हम फाइ से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे फिर हम -0 फाइ की जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपने फेजर डायग्राम आगे कैसे बनानी है, उनके फेज के बारे को कैसे बताना है। ठीक है, यानी ये फिगर हमें ये बता रही है कि जो वोल्टेज है और जो करंट है ये साइमल्टेनियसली मैक्सिमम, इनका मैक्सिमम और इनका मिनिमम एक ही टाइम के ऊपर आता है, और दोनों t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों इन फेज है। ठीक है, इनमें फेज का डिफरेंस कोई नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा कि ये वही ग्राफ मैंने दोबारा लगाया यहाँ पे, द करंट एंड वोल्टेज आर इन स्टेप। इन स्टेप का मतलब यहाँ पे है इन फेज विद ईच अदर बिकॉज दे वेरी आइडेंटिकली विद टाइम, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ एक जैसा वेरी करते हैं। ठीक है, एज आई आर एंड डेल्टा वी आर बोथ वेरी एज साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने आपको बताया, एंड रीच द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, सो दे आर सेड टू बी इन फेज। ठीक है, for a sinusoidal applied with the current in a resistor is always in phase with voltage across the resistor। ये बात आपने याद कर ली, जो अंडरलाइन की हुई है ये बात इंपॉर्टेंट है कि करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर आर इन फेज। ठीक है, ये ऑलवेज ऐसे ही होगा। तो रेजिस्टर जो है ऐसे बिहेव, मतलब एक तरह के इनका बिहेवियर होता है एसी के केस में, एसी सर्किट्स के केस में और डीसी सर्किट्स के केस में। ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में ये डिफरेंट होता है। आगे है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम असल में है क्या चीज? फेजर डायग्राम हम कहते हैं कि अगर किसी चीज को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लिया जाए, या आपने ऊपर जो लिखा फेज डिफरेंस को जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर आप क्या करें उसे वेक्टर्स की फॉर्म में कर लें, रिप्रेजेंट कर लें, तो हम ऐसे डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। तो अगर हम अपने एनालिसिस, इस फेजर डायग्राम का फायदा क्या होता है कि हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड जो रिप्रेजेंटेशन है किसी ऐसी सर्किट की, उसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं। अब फेजर इज अ वेक्टर whose length is proportional to the maximum value। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम करंट के लिए लिखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो हमारा फेजर होगा उसकी लंबाई इतनी होगी। जिस तरह यहाँ पे बी मैक्सिमम, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कम है, तो यहाँ पे उसकी जो लंबाई है इस वेक्टर की, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इसके मैग्नीट्यूड को, इनफैक्ट ये रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वोल्टेज की
मैग्नीट्यूड को, वो यहाँ पे दिखाई गई है। और हमने ये देखा दोनों तो प्रोपोर्शनल है ओमेगा टी के, मतलब जो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दोनों का ओमेगा टी बन रहा है, तो इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में है, इनको एक ही डायरेक्शन में शो किया हुआ है। और ये आपके पास आ जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम कहते हैं दिस इज फेजर डायग्राम फॉर करंट एंड वोल्टेज इन इन is in an AC circuit that contains only a resistor। ठीक है, द फेजर, अच्छा अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फेजर है ये रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी इसे कहेंगे। द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर आउट टू द वर्टिकल एक्सिस, जो इसका जो प्रोजेक्शन है फेजर का, जिस तरह ये जो वोल्टेज वाला फेजर है इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे डेल्टा वी आर आ जाएगा, इसका मतलब है ये वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर, और ये जो इसकी प्रोजेक्शन है इस वेक्टर की वाई एक्सिस के ऊपर ये रिप्रेजेंट करेगी क्या बोला कि किसी भी टाइम के ऊपर इसकी करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फिर मैंने सिंप्लीफाई किया और आपको एक दफा फिर वही चीजें बताई कि अगर इस तरह का रजिस्टर हो तो उसकी फेजर डायग्राम ये होगी। द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर एरोज ऑन टू द वर्टिकल एक्सिस आर डिटरमिन्ड बाय अ साइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन के साथ हम इनको डिटरमिन कर सकते हैं। साइन के साथ एंगल जो होगा ये वाला एंगल हम यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? द प्रोजेक्शन ऑफ करंट फेजर is I maximum sin ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये I कैपिटल होना चाहिए। चले खैर ये आपने ये I कैपिटल कर लेना, ये स्मॉल नहीं है। ठीक है, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन वन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला, दिस इज सेम एज इक्वेशन वन। ठीक है, therefore the projection of phasors represent current value that vary sinusoidally in time। ठीक है, टाइम के साथ वो sinusoidally वेरी करती हैं। Similar will be the case with time during voltage। voltage अगर हम वोल्टेज की बात करें तो भी वो इसी तरह ही बिहेव करेंगी। अच्छा, इस अप्रोच की जो हम फेजर डायग्राम वाली जो हम अप्रोच लड़ा रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बेटा ये है कि द फेज रिलेशनशिप्स अमंग करंट्स एंड वोल्टेजेस can be represented as vector addition of phasor using the vector addition technique। वेक्टर को ऐड करने की कौन सी टेक्निक बेटा आपने मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है? हेड टू टेल रूल। हम इनको हेड टू टेल रूल से जमा भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास फाइनल जो आउटपुट आएगी वो हम यहाँ फेजर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हम जो वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हम अकॉर्डिंगली लिखें कि उसका एम्पलीट्यूड कितना था, और वो साइन ये जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन के साथ ये एंगल लिख देना है, तो आपके पास ये एक इजी टेक्निक है कि आप फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फेजर या रिजल्टेंट वेव, साइनोसॉइडल वेव कैसी होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आपने क्या करना है? एवरेज पावर आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं पहले उसको सही कर लेता हूँ। दिस इज आई स्केयर, मैं इसको एक मिनट में सही करता हूँ। आई स्केयर आ रही है बेटा। ठीक है, तो अच्छा आप हमने देखना है एवरेज पावर जो सोर्स ने पावर डिलीवर की रजिस्टर को, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है क्योंकि हमने पावर कैलकुलेशन पहले पढ़ी हुई है। दैट वाज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर थी। आई क्या था? करंट को उस रजिस्टर में फ्लो कर रहा है, और आर रेजिस्टेंस है इसके। ठीक है, ये बेटा आपने जस्ट एक दफा पढ़ लेना है, और ये बातें मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, अब ये है कि जब किसी रजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, तब करंट फ्लो करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये टेम्परेचर इंक्रीज क्या करेगा? दैट विल प्रोड्यूस बाय एन अल्टरनेटिव। ये किस वजह से है? दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे फिर आई जो है जिस कैपिटल में आएगा। I maximum is not the same as that produced by a direct current because
ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट करंट से डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? चूंकि अल्टरनेटिंग करंट हैज दिस मैक्सिमम वैल्यू फॉर ओनली एन इंस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का केस हम पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग जो करंट पढ़ रहे हैं, उसमें तो करंट की वैल्यू हर में चेंज हो रही है, ठीक है, इसलिए ये डीसी करंट से ये डिफरेंट होता है। इन एन एसी सर्किट एन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज टेकन एंड रेफर्ड टू एज द आरएमएस। तो इस वजह से हम जो है करंट की वैल्यू, क्योंकि ये आरएमएस का धारणा में चेंज होती रहती है, इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर उसका ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं उसका, ठीक है। एवरेज आप क्या कैसे लेते कैसे हैं? आप स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आई आर एम एस बराबर है आई स्क्वायर किसका स्क्वायर किसका ले रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू उसका स्क्वायर लेके फिर उसका अंडर रूट ले लेना, दैट विल गिव अस द आई आर एम एस। तो आई आर एम एस आपसे पूछा जाए तो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, द आई स्क्वायर वेरीज इन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आई स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के साथ वेरी करेगा, एंड बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होगी भाई? ये होगी 1/2 हाफ ऑफ आई स्क्वायर मैक्सिमम, हाफ ऑफ आई स्क्वायर मैक्सिमम जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, हाँ उसका हाफ ले लेंगे, तो मतलब स्क्वायर भी ले लेंगे, हाँ उसका हाफ भी ले लेंगे, दैट विल गिव अस द एवरेज वैल्यू, ठीक है। इस तरह फिर जो आर एम एस वैल्यू आ जाएगी करंट की, वो होगी आई आर एम एस ओवर अंडर रूट ऑफ 2। क्यों आई का भी इसका असल में अंडर रूट लिया हुआ है इसका, क्यों इसका अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि आई स्क्वायर जो बराबर है इसके, और यहाँ पे हमने आई स्क्वायर लिखा हुआ है, आई स्क्वायर की जगह पे हमने ये वैल्यू लगाई है, और आई स्क्वायर मैक्सिमम जो है ये स्क्वायर इसका अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है? 0.707 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है क्या बताती है? क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट हुज मैक्सिमम वैल्यू इज 2, ठीक है, 2 एम्पियर इज मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एम्पियर delivers to a resistor the same power as a direct current that has a value of 1.41 ampere, ठीक है। यानी अगर आप उतना ही करंट जो है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पेयर देती है अल्टरनेटिंग के केस में, और जबकि डीसी के केस में वो कितनी आपको कितना करंट देगी? 1.41 देगी। अच्छा, इसका मतलब क्या कि द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टर दैट कैरीज एन अल्टरनेटिंग करंट, इसकी क्या है? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एवरेज आई स्क्वायर आर के बराबर है ना, तो यहाँ पे फिर हमने उसकी आर एम एस वैल्यू यूज करनी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं अब क्विकली इसको वाइंड अप करता हूँ कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज आल्सो बेस्ट डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ वोल्टेज, या इसको हम वोल्टेज की टर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलर जिस तरह आपने जहाँ पे आपने आई लिखा है वहां पे आपने वी लिख देना है, ठीक है। जहां आई लिखा है वहां वी लिख देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी आर एम एस आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट भी देख लिया, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर द वोल्टेज भी देख लिया, और आपने पावर डिलीवर्ड भी देख लिया, और आपने क्या देखा भला कि ये दोनों जो करंट है और जो वोल्टेज है दैट आर इन फेज, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज प्लेस करें, और मैं चाहूंगा कि हम अगला मुझे अगर आप थोड़ा सा और टाइम दें तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।